हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पैडागोजी के यानी सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा, तो ये डाउट मत रखिएगा कि पेपर 1 के लिए हेल्पफुल है या फिर पेपर 2 के लिए है। ठीक है, क्योंकि सीडीपी पैडागोजी जो होती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की सेम होती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 2 की कर रहे हो, दोनों में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज हम लोग सीडीपी पैडागोजी जो है करने वाले हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे एंड आपको सीटेट पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों की जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ऑल सब्जेक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि जो है विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता जो है चर्चा करता है, यानी स्पष्ट जो है वो चर्चा कर रहा है। तो पहला है शारीरिक, गत्यात्मक, या फिर आपका सोशल, या फिर आपका कॉग्निटिव। तो बात इसमें हो रही है ये कि मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर जो है प्रतिच्छेद करता है। तो क्वेश्चन इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर आप तर्क जो करते हो, समालोचनात्मक चिंतन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तो ये सब कहाँ से हो पाता है? आपके दिमाग से ही हो रहा है। इसमें कोई फिजिकल डेवलपमेंट की तो बात नहीं हो रही है यहाँ, यानी कि आप तर्क वितर्क कर पाते हो, आप किसी चीज़ के बारे में सोच पाते हो, समझ पा रहे हो, कोई डिसीजन ले पा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, तो अपने दिमाग का प्रयोग करके ही कर पा रहे हो। ठीक है, तो जितना काम प्रोसेस आपका दिमाग से हो रहा है वो क्या है, मतलब इसका संज्ञानात्मक जो है हो जाएगा, यानी कि कॉग्निटिव हो जाएगा। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, यानी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो अपने दिमाग का ही प्रयोग करते हो। ये तो नहीं आप मतलब शरीर का अपने प्रयोग कर रहे होते हो, या फिर गत्यात्मक या फिर समाज का प्रयोग कर रहे होते हो। अपने दिमाग का प्रयोग करके ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। पिछले उसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अगर रही है लाइफ में, तो आप उससे कुछ अपना अनुभव लेते हो, कुछ अपनी जो है आसपास लोगों से राय लेते हो। ठीक है, तो ये सब सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है ये आपका दिमाग से ही होता है। समालोचनात्मक चिंतन भी दिमाग में, यानी कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करना है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो अपना दिमाग का ही प्रयोग होता है इसके अंतर्गत भी। अगर हम तर्क वितर्क कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो आप वैसे इसको मान ना लेना, बल्कि इसको उसके नेगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष जांचना, और ये भी देखना कि वो कितनी ऑथेंटिक है इंफॉर्मेशन की नहीं है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये सारा दिमाग से ही हो रहा होता है। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कॉग्निटिव हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा। ठीक है, 4 आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही जा रही है, डेवलपमेंट जो प्रोसीड फ्रॉम डैश डैश टू डैश, यानी कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो किसकी तरफ जो है बढ़ता है। तो ये आपको बताना है। सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा होता है, या फिर जटिल से सरल की तरफ होता है, या फिर बाह्य से केंद्र की तरफ, या फिर विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे हो रहा होता है, जटिल से सामान्य की तरफ, यानी जटिल से सरल की तरफ नहीं होता है। ये तो नहीं सबसे पहले आप इंटू करना सीखे हो फिर आप जो है 1 पहचानते हो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा तो नहीं। सबसे पहले आप ये देखते हो कि कौन सा अंक, यानी A1 कैसे लिखा जाता है, 2 का कैसे होता है, 3 कैसे होता है, यानी सरल से आप जटिल की तरफ जाते हो। सबसे पहले बच्चा 1 2 पढ़ना सीखता है, फिर 1 2 पढ़ना सीखता है, फिर टेबल पढ़ना सीखता है, फिर वो प्लस ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्शन करना, फिर वो सीख रहा होता है। यानी कि सरल से वो जटिल की तरफ जा रहा होता है। ये नहीं कि क्लासरूम में बच्चा आया हो सबसे पहले आप उसको इंटू करना सिखा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप ये देखते हो कि एटलीस्ट बच्चे को जो है अंक पहचान पाता है कि नहीं, उसको छोटा बड़ा आ रहा है कि नहीं, वो 1 2 समझ पाता है कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे नहीं लिखा जाएगा, किसको कहते हैं। अगर बच्चे को पता ही नहीं कि 3 लिखा के कैसे जाता है और किसको 3 कहते हैं,
तो क्या वो इंटू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सरल से जटिल की ओर आपको ले जाना होता है, ना कि जटिल से सरल की ओर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चे को कितना आ रहा है। और सबसे पहले इजी इजी जो होते हैं, यानी सरल से फिर जटिल की ओर। जब बच्चा धीरे धीरे, बच्चे का स्तर बन जाएगा, बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू कर देगा, तो चीज़ों को कनेक्ट करते करते धीरे धीरे जो है जटिल की तरफ उसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। बाह्य से केंद्र की ओर डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि केंद्र से बाहर की ओर हो रहा होता है। यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है, ये जो केंद्र से बाहर की ओर होता है डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रो आपका बाहर की ओर होता है, ना कि बाहर से केंद्र की तरफ। ये आप नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंट है आपका केंद्र से क्या है, बाहर की ओर होगा, ना कि बाहर से केंद्र की तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि विकास जो होता है वो संकुचित नहीं है, विस्तृत है। क्योंकि बच्चे का चौमुखी विकास हो रहा होता है, बच्चा हर फील्ड में कुछ ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, चौमुखी विकास है, ना कि केंद्र, यानी बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कभी जो है आपने देखा होगा, ये नहीं हुआ होगा आपके साथ कि डेवलपमेंट आपका कुछ घटा हो, बल्कि कुछ, यानी जो आपकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप कुछ सीख रहे हो तो कल से आज बेहतर हुए होगे, आज से आपका कल बेहतर होगा। तो यानी जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन इसमें बात कही जा रही है जो आपका बाह्य से केंद्र की ओर, यानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी संकुचित हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि सामान्य से आप विशिष्ट की ओर ले जाएंगे। पहले नॉर्मल चीज़ें बच्चे को सिखाएंगे, फिर जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो टफ हैं, वो आप सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा पहले चीज़ों को समझना शुरू तो करे। तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो होगा वो सिर से पैर की तरफ हो जाएगा, यानी सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट यहाँ पर बात कही जा रही है। तो सिर से पैर की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी मान के चलिए सबसे पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है अपना, फिर उसके गर्दन पे जोर आता है, फिर कंधों पे जोर आ रहा होता है, फिर कमर पे जोर आता है, फिर बच्चा बैठना सीख रहा होता है, फिर धीरे धीरे घिसड़ के चलता है, फिर देखा होगा आपने, फिर बच्चा खड़े होना धीरे धीरे शुरू कर देता है, फिर क्या चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीख रहा होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है ये सिर से पैर की तरफ जा रहा होता है, जिसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर, यानी केंद्र से बाहर की तरफ आपका डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले दिल में धड़कन आएगी, फिर कंधों पर जोर होगा, फिर हाथों पे जोर आएगा, फिर फिंगर्स पे जोर आएगा, यानी केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। ये तो नहीं कि आपका हाथ पे जो कंट्रोल नहीं है, फिंगर्स पे पहले जोर आ जाएगा, ऐसा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो केंद्र से बाहर की ओर होता है, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। और आपका जो सिर से पैर की तरफ होता है इसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट जब होगा, यानी विकास जो होगा वो सिर से पैर की तरफ होगा, ना कि सरल से जटिल। अगर सरल से जटिल दिया होता तो सही था, लेकिन जटिल से सरल की तरफ दे दिया गया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। केंद्र से बाह्य की तरफ होता तो ये सही था, लेकिन क्या हुआ, सभी जो है उल्टा लिखे हुए हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता तो सही हो सकता था, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर गलत हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें बात कही गई है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो सोशलाइजेशन जो है, यहाँ से क्वेश्चन एक बार हर बार पूछता है एक, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि सोशलाइजेशन जो है वो फर्स्ट एजेंसी कौन सी है और सेकंड एजेंसी कौन है, ठीक है। क्योंकि क्या है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। अगर ऑप्शन में फैमिली नहीं दिया गया है, तो अगर नेबरहुड दिया गया है तो आप नेबरहुड के भी साथ जाएंगे, क्योंकि क्या है, नेबरहुड भी फर्स्ट एजेंसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है फैमिली और फिर आपका नेबरहुड दिया है दूसरे ऑप्शन में, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, फैमिली ही रहेगी। लेकिन अगर फैमिली ऑप्शन में नहीं है और पूछ लिया गया मतलब फर्स्ट एजेंसी, तो आप क्या है, नेबरहुड के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर नेबरहुड दिया है और फैमिली भी दिया है, तो आप हमेशा क्या है, फैमिली के ही साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहले पूछा है प्राथमिक एजेंसी, फिर पूछा है द्वितीयक कारक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला है जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम जो है आपका सेकंड एजेंसी होता है, यानी द्वितीय कारक होता है। विद्यालय जो है आपका, ये भी क्या है, सेकंड एजेंसी है। ऑप्शन को, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम एजेंसी पूछ रहा है पहले या फिर सेकंड एजेंसी, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको वैसे आंसर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पहले दे देता द्वितीय कारक कौन है,
फिर लिखता प्रथम कारक कौन है, तो आपका आंसर दूसरा हो जाता, यानी तो आपका आंसर कौन सा होता है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता। लेकिन क्या पूछा गया है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्राथमिक कारक में आपका परिवार आएगा और सेकंड एजेंसी में आपका जो है विद्यालय आ जाएगा, सोशल मीडिया, कोई भी जो है सेकंड एजेंसी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसका सेकंड यानी जिसका मतलब जो है डायरेक्ट प्रभाव पहले ना पढ़ करके बाद में पढ़ा हो। तो विद्यालय जो है आपका क्या है, सेकंड एजेंसी है। वो आपका फैमिली क्या है, ये आपका प्राथमिक कारक हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन घुमा देता, यहाँ पे द्वितीय कारक लिख देता और यहाँ पे मतलब प्राथमिक कारक लिख देता, तो आंसर आपका कौन सा होता, फर्स्ट होता। अब देखिए यहाँ पर सीटेड ने क्या किया, घुमाने के लिए आपको ये भी ऑप्शन में डाल दिया और ये भी ऑप्शन में डाल दिया। अब कुछ लोग अगर यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे कि पहले क्या पूछा है, प्राथमिक एजेंसी पूछा है या फिर द्वितीय कारक पूछा है, तो क्या है कुछ लोग फर्स्ट के साथ भी चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है फर्स्ट भी सही है, लेकिन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है थर्ड सही है, क्योंकि प्रथम पहले दिया गया है, सेकंड बाद में दिया गया है, तो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो सकता है अगर आपने सही से क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाता है डैश में करके, तो देख लेना सबसे पहले कि पहले क्या पूछ रहा है, बाद में क्या पूछ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आपको आंसर भी जो है देना है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। लेकिन अगर फैमिली ना दी गई हो तो आप नेबरहुड के साथ भी जा सकते हैं, वो भी आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फैमिली के बाद जो है पास पड़ोस के लोग ही आते हैं संपर्क में। ठीक है, आंसर इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मुद्रित माध्यम ये आपका सेकंड एजेंसी में होता, लेकिन सबसे फर्स्ट पूछा था प्राथमिक एजेंसी। ठीक है, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बात कही गई है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम जो है यानी कि स्कीमा संतुष्ट परिणाम दे रहा है तो डैश डैश उत्पन्न होता है। यानी कि जो आपका स्कीमा है, मान के चलिए आपको जो भी नॉलेज है आपका स्कीमा सही से फीड है। ठीक है, और अगर अगर आप किसी भी चीज़ को पहचान पा रहे हो, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही, जैसे कि आप मान के चलिए ताजमहल आपने पहले से देख रखा है। ठीक है, फिर आपने पिक्चर देख ली या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो उसमें ताजमहल आ गया। अब आपने ताजमहल को जब देखा तो आपने पहचान लिया कि ये ताजमहल है। अब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हुई, तो क्या है आपका दिमाग जो है यानी स्कीमा में जो संतुष्ट परिणाम दे रहा है, यानी कि संतुष्ट बना, यानी जो है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं है, सारा प्रोसेस जो है वो सही सही हो रहा है। क्योंकि क्या है जो स्कीमा है ताजमहल से रिलेटेड पहले आपके दिमाग में बना हुआ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई है। तो इस तो डैश डैश उत्पन्न होता है, यानी तो इससे क्या उत्पन्न होगा वो आपको बताना है। अनुकरण होगा या फिर असंतुलन होगा या फिर संरक्षण होगा या फिर विकास का समीपस्थ क्षेत्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 इसमें क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आंसर सही हो जाएगा 2, यानी कि असंतुलन है। क्योंकि बात कही जा रही है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है, सॉरी माफ करिएगा यहाँ पे दिया गया है नहीं, मेरे से खुद भी गलत हो गया, हम मतलब मुझे लग रहा था कि संतुष्ट परिणाम दे रहा है, इसके लिए माफ करना। तो संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं लिख करके क्या है क्वेश्चन तुरंत चेंज हो गया। तो इस वजह से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा समझ के, क्योंकि क्या है एक माइंड सेट में रहता है सभी के कि हमको पॉजिटिव में देना है आंसर, पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, बट क्या है क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अभी मेरे से ही मिस्टेक हो गई, तो आप लोग को भी अच्छे से समझना है, यानी क्वेश्चन को अच्छे से देख के तब सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा, यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। अगर आपने पहले ताजमहल देखा है उसके बाद आपने ताजमहल देखा तो आप पहचान नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो कि यार शायद मैंने इसको कहीं देखा है। जैसे कि कोई फ्रेंड हुआ या फिर कोई व्यक्ति है उसको आपने देखा, फिर सडनली कुछ महीने बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद वो व्यक्ति आपको कहीं नजर आया, तो आप कंफ्यूज हो कि ये व्यक्ति वही था या फिर नहीं है जिसको मैंने वहां देखा था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन जो है ये यानी संतुष्ट परिणाम जो आपका स्कीमा है, आपके स्कीमा में वो व्यक्ति फीड था, बट स्कीमा सही से रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहा है, आप सही से उस व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो, तो क्या उत्पन्न होगा दिमाग में,
तो नॉर्मल सी बात है असंतुलन बन जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि ये व्यक्ति वही है कि नहीं है, शायद वही है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी दिमाग में, ठीक है। तो क्या है, दिमाग में सब असंतुलन बन जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, सब खिचड़ी पकने लगेगी। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर संतुष्ट परिणाम दे रहा होता तो क्या है, मतलब असंतुलन ना होकर के संतुलन होता, यानी सारा प्रोसेस जो है वो आराम से नॉर्मल तरीके से हो रहा है, लेकिन परिणाम जो है नहीं दे पा रहा है, यानी कि कन्फ्यूजन हो रही है, अच्छे से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो दिमाग में क्या है, कन्फ्यूजन होगी और दिमाग में असंतुलन भी बनेगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र ये आपका वाइगोस्की की थ्योरी में है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की आपकी संभावना है, जितना आप खुद से ग्रो कर सकते हो और आपकी संभावना है कि अगर कोई आपकी मदद कर दे तो आपका यहाँ तक भी ग्रो हो सकता है। तो उसको ये बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी खुद से जो मदद खुद से जो कर पा रहे हो और किसी की मदद के द्वारा जो आपका डेवलपमेंट हो पा रहा है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं जेडपीडी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बात कही गई है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो वस्तु स्थायित्व जो है उनमें समझ में आने लगता है, यानी कि बच्चा अगर छोटा है, मान के चलिए छोटा बच्चा है और वो खेल रहा है, अगर आपने उससे कोई खिलौना ले लिया, तो जब बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 1 साल या 6 महीने या फिर 8 महीने या फिर 9 महीने आप मान के चल सकते हैं, तो बच्चा 1 साल के अंदर ही है। तो अगर आपने उससे कोई वस्तु ले ली, खिलौना ले लिया, तो बच्चा समझता है आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, वस्तु जो है वो नहीं है। तो बच्चा उसके पीछे ना तो रोता है ना तो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व जो होता है वो लैक कर रहा है। बच्चा समझता है कि वस्तु जो मेरे सामने है वो है, बाकी मेरे सामने अगर वस्तु नहीं तो वो जो है डिजर्व नहीं करती है। लेकिन वहीं पे जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, यानी कि 14 महीने या 15 महीने का हो जाता है, 1.5 साल का बच्चा, तो क्या है, अगर वो कोई खिलौना खेल रहा है और अगर आप उससे ले लेते हैं तो उसके लिए वो रोता है, क्योंकि उसको लगता है आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड जो वस्तु थी वो डिजर्व करती है। अब उस वस्तु को ढूंढने की कोशिश भी करेगा, उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे कोशिश अगर आपने आसपास छुपाया है तो वो ढूंढ भी लेगा, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, आपका संवेदनशील गामक है यानी सेंसरी मोटर स्टेज है, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर मूर्त यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी स्टेज की कौन सी एज है, क्योंकि कभी कभी पूछ भी लेता है। तो सेंसरी मोटर जो होता है आपका 0 से 2 वर्ष, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी टाइम भी पूछ लेता है मैचिंग में, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, पता होना चाहिए। तो बात इसमें कही जा रही कौन सी अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व जो है वो समझना आरंभ कर देता है, कि वस्तु अगर मेरे सामने नहीं भी है तब भी वो कहीं ना कहीं डिजर्व कर रही है। तो कौन सा आंसर होगा, ये इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन क्यों होगा वो भी हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि बच्चा जब इसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष, जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसको लगता है वस्तु अगर मेरे सामने है, वो आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है 1 साल का, तो अगर आप उसको कहीं बाहर ले गए हैं तो खेल लेगा, किसी अगर फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत खेल लेगा, बोल लेगा, जो भी थोड़ा बहुत बोल पाता होगा, ठीक है। और उसके बाद वो चला आएगा, अब वो उसके बारे में सोच विचार नहीं रहा, ना उसको उसकी याद आएगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा है। बच्चे के सामने जो वस्तु है, जो खिलौना है, वो समझता है ये है, लेकिन जैसे ही वो हटा दी जाएगी बच्चा समझेगा ये वस्तु जो है डिजर्व नहीं कर रही है। लेकिन जब बच्चा वही 15 महीने का होता है यानी 1.5 साल का हो जाता है, तो वो समझता है कि अगर वस्तु मेरे सामने नहीं भी है तब भी वो कहीं ना कहीं डिजर्व कर रही है, तो बच्चा उसको ढूंढने की भी कोशिश करता है, यानी अपने खिलौने को ढूंढने की भी कोशिश कर रहा होता है। तो इसी स्टेज में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो है समझना आरंभ हो गया है, तो भी आपका सेंसरी मोटर स्टेज, और अगर कहे बच्चा नहीं समझ पा रहा है, यानी बच्चे में वस्तु स्थायित्व जो है अभी नहीं है, यानी लैक कर रहा है, तो भी आपका संवेदी गामक अवस्था होगा, यानी सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कैसे भी पूछे, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर इसका एक ही होगा, ठीक है।
सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इसी सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व जो होता है वो लैक भी कर रहा होता है, यानी स्टार्टिंग के कुछ मंथ में लैक कर रहा होता है, लेकिन लास्ट के कुछ मंथ में अचीव भी कर लेता है। ठीक है, तो एक ही स्टेज की क्या है, दो विशेषताएं हैं कि इसी में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ भी जाता है और इसी वो स्टेज में वस्तु स्थायित्व बच्चे में नहीं भी होता है, और इसी स्टेज में बच्चे में वस्तु स्थायित्व जो होता है वो आ भी जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अब एक सेंसरी मोटर स्टेज से और भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है वो कौन सी स्टेज की विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कैसे, मान के चलिए कोई खिलौना है, बॉल, कुछ भी गुड़िया वगैरह कुछ भी रखा है, बच्चे का खिलौना रखा है। अब बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, अब वो खिलौने को चाहता है कि ये मुझे मिले। अब बच्चा क्या करेगा, इसको लक्ष्य बनाता है कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है। बच्चा धीरे 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 घिसड़ घिसड़ के क्या है वहां तक पहुंच जाएगा। तो इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी कर रहा होता है। तो इस स्टेज की ये विशेषता है कि कौन सी स्टेज में बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लगता है, तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी इसमें क्या है, बच्चा इगोसेंट्रिज्म होता है कि उसको अपने बारे में बस चाहिए, यानी वो किसी सामने वाले व्यक्ति को मूड खराब है या उसका सर दर्द है उससे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपने काम से मतलब रहता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के सामने जो वस्तु है वो उसके बारे में तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो उसके सामने नहीं भी वस्तु है वो उसके बारे में भी सोचना समझना तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो आंसर इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से पूछ सकता है बट आंसर क्या होगा, एक ही होगा, संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आया है, क्वेश्चन पूछा गया है कोहल वर्ग से। ठीक है, रमन के सम्मुख जो है हैंज की दुविधा प्रस्तुत की गई, क्योंकि कोहल वर्ग की जो थ्योरी है वो हैंज की दुविधा पर ही आधारित है, यानी इनकी जो थ्योरी है नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट पर आधारित है। नैतिक दुविधा यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, इसमें बच्चा अटका रहता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो हम पहले समझते हैं, फिर इस थ्योरी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। तो पहले बात कही जा रही, रमन के सम्मुख हैंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हैंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। ठीक है, वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, यानी एक बच्चा है रमन नाम का, वो ये कहता है कि हैंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या है वो अपराध है, ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था बनेगी। यानी एक व्यक्ति चोरी करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी कहेगा जब उसने चोरी कर ली तो हम भी कर लेते हैं, इससे क्या है समाज में अव्यवस्था बन जाएगी। तो इसमें जो है रमन कौन सी स्टेज पर है, अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं हैंस की दुविधा जो है, हैंस का डिलेमास जो है उसमें क्या कहा गया। जो हैंस होता है मतलब हैंस जो होता है इसकी पत्नी होती है वो बीमार होती है। ठीक है, और एक मेडिकल स्टोर होता है जिसमें उसकी जो मेडिसिन मिल रही होती जिससे इसकी पत्नी जो है वो ठीक हो सकती है हैंस की। बाकी कहीं भी यानी शहर में वो मेडिसिन जो है किसी भी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध नहीं है, बस ओनली क्या है एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। अब वो जो दवाई है मेडिकल स्टोर पे जो मतलब मेडिकल स्टोर का जो मालिक है वो जो दवाई थी 10 रुपए की पहले मिलती थी, बट उस टाइम वो क्या कर रहा है 100 रुपीज़ की दे रहा है, यानी कि 10 गुना प्राइस बढ़ा करके वो दे रहा है। अब हैंस के पास दुविधा ये है कि या तो वो पत्नी को मरने दे अपनी, या तो जा करके वो चोरी कर लाए वो दवाई को, या फिर वो पैसे एडजस्ट करे। तो पैसे उसके पास है नहीं इतने कि वो जा करके जो है दवाई ला पाए, उसके पास जो है इतने पैसे नहीं हैं। बाकी कहीं भी और मतलब मेडिकल स्टोर पे वो दवाई उपलब्ध नहीं है। तो अब हैंज जो है दुविधा में फंसा हुआ है कि वो क्या करे। तो बच्चों से पूछा जाता है कि हैंज ने जो मतलब हैंज जो है वो क्या करेगा, इस मतलब अगर उसने चोरी कर ली, ठीक है, तो क्या ये सही है, या फिर अपनी पत्नी को मरने दे तो ये सही है, या फिर जो मेडिकल स्टोर का जो मालिक है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है बच्चे अपने अपने स्तर के अनुसार अपना जो है तर्क दे रहे होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हैंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना पाप है। वो कौन सी स्टेज पे बच्चा जाएगा, फर्स्ट स्टेज पे। कुछ बच्चे कहेंगे कि चोरी अगर हैंज कर लेगा तो अगर पता चल जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, ये भी कौन सी, फर्स्ट स्टेज पे।
फर्स्ट स्टेज की सेकंड चरण में जो है उसमें ये कहता है बच्चा उस स्टेज पे होगा तो बच्चे के तर्क ये आएगा कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि टेट फॉर टेट, क्योंकि वो भी तो प्राइस बढ़ा करके दे रहा है। भाई 10 रुपए की जो दवाई थी वो 100 रुपीज में दे रहा है, तो वो भी तो गलत कर रहा है, तो क्या है, चोरी कर लेनी चाहिए। तो बच्चा प्रथम स्टेज यानी प्रथम स्तर के दूसरे चरण पे होता है, जिसमें कहते हैं टेट फॉर टेट, यानी जैसे को तैसा। यानी अगर मैंने आज आपको अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर किया है तो कल अपना लंच तुम भी मेरे साथ शेयर करोगे। ठीक है, तो इस मतलब पूछा जाता है हर बच्चे से कि हर बच्चा अपनी अपनी स्टेज के अनुसार आंसर दे रहा होता है कि हैंड्स को चोरी कर लेनी चाहिए। और कुछ बच्चे कहते हैं हैंड्स को चोरी नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि क्या समाज में अव्यवस्था बनेगी। कुछ बच्चे कहते हैं हैंड्स को चोरी कर लेनी चाहिए थी, फिर उसके बाद अपने आप को सिलेंडर कर देना चाहिए था। तो हर बच्चा अपने तर्क यानी अपने स्तर के अनुसार जो है तर्क वितर्क करके आंसर दे रहा होता है। तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो इसी पर आधारित है, नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट पर आधारित है। तो बात कही जा रही है कि बच्चा जो है वो क्या कह रहा है, हैंस को चोरी नहीं करनी चाहिए। यानी हैंस डिल्मा जो है पूरी कहानी सुनाने के बाद जो है बच्चा कहता है, यानी इसमें बच्चा ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हैंज को चोरी नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में अव्यवस्था बनेगी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को पता चलेगा कि इसने चोरी कर ली तो दूसरा व्यक्ति भी करेगा, जब इसने चोरी कर ली तो हम भी कर लेते हैं, तीसरा व्यक्ति भी चोरी करेगा, ऐसे क्या समाज में अव्यवस्था बनेगी। तो बच्चा कौन से स्टेज पर होगा, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन कितने स्तर हैं और कितने चरण हैं। तो स्तर कितने हैं, 3 हैं, और चरण कितने हैं, 6 हैं। ये ध्यान रखना, ये भी पूछता है। स्तर कितने हैं, 3 हैं, और चरण कितने हैं, वो आपके 6 हो जाते हैं। ठीक है, हर एक स्तर पर 2 चरण दिए गए हैं, इस वजह से चरण बन जाते हैं 6। अब हम लोग स्टेज समझ लेते हैं, एज समझ लेते हैं, कौन सी एज में यानी फर्स्ट स्टेज पर बच्चा कितनी उम्र का होता है। तो जो पहला होता है यानी इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व परंपरागत जो अवस्था होती है ये इसकी उम्र होती है 4 से 10 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा प्रथम स्टेज पर होता है। वहीं पे बच्चा जब परंपरागत स्टेज पर यानी दूसरा चरण हो जाता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है, बच्चा 10 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। ठीक है, फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि तीसरा चरण हो जाता है, इसमें बच्चा पहुंचता है 13 वर्ष के ऊपर, यानी बच्चा जो है 13 वर्ष के ऊपर होता है। तो स्टेज ध्यान रखना, और उसकी ये भी ध्यान रखना बच्चा कौन से मतलब कितनी एज का बच्चा कौन सी स्टेज पर होता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी पूछ भी लेता है। तो इसमें बात ये हो रही है कि बच्चा कौन सी स्टेज पर है। तो पहला है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास है बच्चे में, या फिर यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या फिर कानून व्यवस्था जो है अभिविन्यास। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6, इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कानून व्यवस्था जो है अभिविन्यास है। बच्चा जो है वो कानून अव्यवस्था अभिविन्यास पे है, यानी कि बच्चा कौन से स्टेज पे है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है, यानी परंपरागत जो है यानी कि पारंपरिक जो है अवस्था में है। एज जो होगी वो 10 से 13 वर्ष की उम्र होगी। ठीक है, ठीक है, प्री कन्वेंशनल जो स्टेज होती है उस स्टेज पर बच्चा है। तो इसमें आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कानून यानी जो समाज में व्यवस्थाएं हैं, जो कानून है उनका हमको पालन करना है। हमको जो है ऐसे व्यवहार नहीं करने जिससे समाज में अव्यवस्था बने। तो बच्चा कौन से स्टेज पर है, कानून एवं व्यवस्था पर है। बच्चा कानून का पालन कर रहा है 10 से 13 साल की उम्र में। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये ध्यान रखिएगा, 10 से 13 वर्ष की उम्र भी है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है सामाजिक पृथक्करण जो है अधिगम में योगदान देता है, यानी सामाजिक पृथक्करण जो है अधिगम में योगदान देता है। या फिर बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक जो है अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, यानी एक दूसरे की मदद किए बिना जो है बहुत अच्छे से वो सीख रहे होते हैं। या फिर संकेत और मदद
अधिगम की जो है गति में अवरोध पैदा करते हैं, यानी कि जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर टीचर अगर उसको गाइड कर रही हैं, हाफ सॉल्व क्वेश्चन कर रही हैं, दे रही हैं, फिर सपोर्ट कर रही हैं, तो बच्चे में अवरोध पैदा होगा, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला ऑप्शन है, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है 4 ऑप्शन होगा, यानी कि सामाजिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा किस बैकग्राउंड से है, बच्चे का क्या कल्चर है, वो मैटर करता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। क्योंकि अगर बच्चा बहुत, जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है, अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, वो चोरी करने लगेगा, बट अच्छे फील्ड में वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो सांस्कृतिक उपकरण यानी कि बच्चा किस कल्चर से, क्या उसका बैकग्राउंड है, बच्चे की क्या लैंग्वेज है, बच्चा किस इन्वायरमेंट से है, बच्चे के डेवलपमेंट को काफ़ी प्रभावित करती है। मान के चलिए जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है, उसका जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं दिया गया, तो वो क्या करेगा, उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जिस बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा उसको दिया जा रहा है, जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, काफ़ी शिक्षित लोग हैं, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा, उसके आईक्यू से भी बेहतर होगा। ये कहते हैं वाइगोस्की, क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्वायरमेंट को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, हेरिडिटी को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि सांस्कृतिक जो उपकरण है ये बच्चे के डेवलपमेंट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। ठीक है, बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है ये काफ़ी प्रभावित होता है, आपकी संगत कैसी है। कुछ लोग कहते हैं संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन संगत का प्रभाव पड़ रहा होता है, डायरेक्ट ना पड़ के इनडायरेक्ट पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ उसका असर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यही वह मतलब ये इसी में यह भी फॉलो फॉलो होता है कि यानी बच्चे का कैसा कल्चर है, कैसा बैकग्राउंड है, बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा होता है। जैसे संगत का असर जो है हर व्यक्ति पर पड़ता है, आपकी संगत कैसी है उसका प्रभाव आप पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही इन्वायरमेंट है, जैसा इन्वायरमेंट होगा बच्चे का डेवलपमेंट वैसा हो रहा होगा। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हैं, क्योंकि सामाजिक पृथक्करण जो है मतलब अधिगम में योगदान देता है, तो बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर आप समाज से अलग कर देंगे लर्निंग को, तो क्या लर्निंग बेहतर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट में ही होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना, यानी बच्चे एक दूसरे की मदद किए बिना ही अच्छे से सीख लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर मदद करे या फिर जो उसके फ्रेंड मदद करें, या फिर बच्चा समूह में सीखे। संकेत और मदद जो है अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अवरोध पैदा नहीं करते, बल्कि बच्चे को और आगे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, बच्चे का और अच्छे से ग्रो हो रहा होता है, बच्चे का और अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्योंकि जहाँ पर उसको प्रॉब्लम हुई, टीचर के द्वारा मदद दे दी गई, या फिर फ्रेंड के द्वारा, या फिर किसी भी मेंबर से उसने हेल्प ले ली, उसका जो है ग्रो आगे हो जाएगा। यानी जहाँ पर वो अटका वहाँ पर उसको मदद मिल गई, अब बच्चा आगे बढ़ गया, फिर जहाँ पे अटकेगा उसको मदद मिल जाएगी, फिर बच्चा आगे बढ़ जाएगा, यानी बच्चे का जो है डेवलपमेंट हो रहा होगा, अवरोध पैदा नहीं होगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को जो है समुन्नत करती है। तो पहला है निष्क्रिय अनुसरण, या फिर सहभागी अधिगम, या फिर व्याख्यात्मक शिक्षण, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो पूछा जा रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि जो है लर्निंग को प्रभावित करेगी। तो निष्क्रिय अनुसरण तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है, अगर बच्चा निष्क्रिय है तो उसकी लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी। बच्चा आराम से बैठा हुआ, टीचर आया लेक्चर दे के चला गया, बच्चे ने कुछ समझा ही नहीं कि क्लास जो है वो मैथ की चल रही थी या साइंस की चल रही थी, टीचर क्या पढ़ा के चला गया, तो बच्चा निष्क्रिय रूप से बैठा हुआ है, टीचर आए लेक्चर दे के चले गए, बच्चे ने सिर्फ सुन लिया, हो सकता है उसने पूरी बात भी ना सुनी हो, तो ये इसमें जो है लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा एक्टिव नहीं है। सहभागी अधिगम बिल्कुल भी सही है, यानी आंसर जो होगा वो क्या है, 2 ऑप्शन होगा। सहभागी जो है अधिगम होगा, कि जहाँ पर एक दूसरे की मदद करके लर्निंग हो रही है, जहाँ पर ग्रुप लर्निंग करवाई जा रही है, जहाँ पर सामूहिक जो है अधिगम हो रहा है, वो बेहतर होता है, क्योंकि इसमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होता है, और बच्चे ग्रुप में लर्निंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद करके सीख रहे होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो है
सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावनाएं बढ़ती हैं, एक दूसरे से बच्चे कनेक्ट हो पा रहे थे, बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छे से हो पा रहा होता है, बच्चे जो चीज़ें नहीं जानते हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हो करके जान रहे होते हैं। क्योंकि मान के चलिए एक ग्रुप में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे 5 प्रकार के होंगे, 5 प्रकार की थिंकिंग होगी। तो 5 बच्चे जब एक साथ जुड़ करके किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे तो 5 प्रकार की थिंकिंग है वहाँ पर लग रही होंगी। तो जो बच्चा अगर नहीं जानता होगा कुछ उसके बारे में, वो दूसरे से समझ लेगा, दूसरा बच्चा अगर कुछ नहीं समझता होगा तो तीसरे से समझ लेगा, तीसरा बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ कन्फ्यूजन होगी तो चौथे बच्चे से समझ लेगा। यानी आपस में सब एक दूसरे की मदद करके लर्निंग कर रहे होंगे, तो लर्निंग बेहतर होगी क्योंकि यहाँ पे 5 प्रकार की मदर टंग पाई जाएगी। और जहाँ पर 5 प्रकार की लैंग्वेज पाई जा रही है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ, क्योंकि जो आपके सहभागी अधिगम में तो बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे शामिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 5 बच्चों की, कि अगर समूह में यानी कि अगर आप समूह में लर्निंग करवा रहे हो तो समूह में जब लर्निंग होगी तो बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक दूसरे की लैंग्वेज को भी सीख रहे होंगे, एक दूसरे के कल्चर को भी जान रहे होंगे, एक दूसरे के इन्वायरमेंट को भी समझ रहे होंगे कि बच्चा किस इन्वायरमेंट से है, कैसी उसकी थिंकिंग है, कहाँ पे कैसे सही हो सकता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक दूसरे से मदद करके बच्चे सीख रहे होंगे। इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होगा, एक दूसरे में सहयोग की भी भावनाएं आ रही होंगी। तो इसमें क्या एनसीएफ भी कहता है आपका कि हमको क्या ग्रुप लर्निंग करवानी है, और आपका जो वाइगोस्की है वो भी कहते हैं ग्रुप लर्निंग बेहतर होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहता है कि जो है ग्रुप लर्निंग करवानी चाहिए। आंसर होगा 2 ऑप्शन। व्याख्यान जो है यानी व्याख्यात्मक शिक्षण कि आए आप सिर्फ लेक्चर दे के चले गए, इसमें बच्चे की लर्निंग कोई बेहतर नहीं हो पाएगी। उद्दीपन प्रतिक्रिया ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी सहभागी अधिगम होगा। सहभागी अधिगम जो होता है इसमें बच्चा एक्टिव होता है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बाल केंद्रित शिक्षा जो है किसकी अनुशंसा करती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो किसकी अनुशंसा करती है। तो पहला है मानकीकृत पाठ्यचर्या की, यानी क्या सबके लिए एक जैसा रूल आप फॉलो कर देंगे, या फिर पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, या फिर योग्यता की सत्तावादी मत का जो है विकास करना। तो किस पर जो है अनुशंसा करता है। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या आपका नहीं होगा क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन होती है उसमें बच्चा सेंटर में होता है, सारी एक्टिविटी बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान की जा रही होती है। बच्चे को अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ब्रेल लिपि का प्रयोग करोगे, बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे को आप आगे बैठाओगे, थोड़ा लाउड बोलोगे, ये नहीं कहोगे तुमको तो दिखता नहीं तुम अपने घर जाओ, ठीक है। बच्चे से आप ऐसे बात नहीं करेंगे। बच्चा जैसा भी है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, लिखने में समस्या है, बोलने में प्रॉब्लम है, जैसा भी बच्चा है, जिस भी बैकग्राउंड का बच्चा देखने में कम अट्रैक्टिव है, कुछ भी ए टू जेड है, आप बच्चे को क्लासरूम में इंक्लूड करोगे। बल्कि क्या है, उसकी नीड के अनुसार आपको मदद भी करनी है, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो होती है इसमें क्या होता है, बच्चा जो है यानी कि सिस्टम जो होता है वो बच्चे के लिए होता है, ना कि बच्चा जो है वो सिस्टम के लिए होता है। तो जो भी चेंजमेंट लाना है आप अपने सिस्टम में चेंज लाएंगे, ना कि बच्चे में लाएंगे, क्योंकि बच्चा जो है सेंटर में है, बच्चे के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी प्लान की जाएगी। बच्चे को अगर मान के चलिए बुक से समझ में अच्छे से नहीं आ रहा तो आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करोगे, ब्लैक बोर्ड पे बच्चे को अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो एक्टिविटी से समझ में आ रहा है तो आप एक्टिविटी प्लान करोगे, फील्ड ट्रिप पे ले जाओगे, यानी बच्चे को जैसे समझ में आएगा वैसे अपनी एक्टिविटी प्लान करोगे, वैसे अपने मेथड में परिवर्तन लाओगे। तो मानकीकृत जो है पाठ्यचर्या यानी सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, तो पुरस्कार और दंड जो है ये भी आपका नहीं होगा, यानी क्योंकि अगर बच्चा मान के चलिए जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया उसको आप पुरस्कृत कर रहे हो, और अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया उसके लिए आप पनिशमेंट दे रहे हो, तो पनिशमेंट भी आपको बिल्कुल नहीं देना, और दंड भी आपका जो है पुरस्कार जो है ये भी आपका सही नहीं होगा। व्यक्ति विभिन्नताओं पर ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है कि जो क्लासरूम में विभिन्नताएं बनी हैं, जो विभिन्नताएं हैं आप उन पर क्या है ध्यान दे रहे हो, कि हाँ कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, बच्चे की क्या नीड है, कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं, कैसे उसका हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप इन बातों पर ध्यान दे रहे हो, बच्चे की क्या मदर टंग है, बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बच्चे की क्या लैंग्वेज है, आप ए टू जेड सारी बातों पर जो है ध्यान दे पा रहे हो, जो विभिन्नताएं बनी हुई हैं। क्योंकि क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार की मदर टंग हो जाएंगी, 30 प्रकार की थिंकिंग होगी, 30 प्रकार के बच्चे होंगे,
तो 30 प्रकार के जब बच्चे होंगे तो आपको सभी बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हर बच्चा किस प्रकार का है, कैसे हम उसका ग्रो कर सकते हैं। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। योग्यता के सत्तावादी मत, ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन होती है, उसमें क्या होता है, सारी एक्टिविटी जो है बच्चे को सेंटर में रख के प्लान की जा रही होती है, ठीक है। कोई भी चेंजमेंट अगर होता है तो सिस्टम में परिवर्तन लाना होता है, यानी अपने मेथड में परिवर्तन आप लाएंगे, ना कि बच्चे में। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10 पे। अगला है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से दिया गया है क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आपके जो है सीडीपी में, इसमें जो है 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है 8 प्रकार की बुद्धि। आपको 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़नी है और आप में 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, हर बार पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। तो अगर आपकी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो सारी आपको थ्योरी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट सारा कंप्लीट हो गया है, इस वजह से अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, यानी हार्वर्ड गार्डनर जो इंटेलिजेंट का इन्होंने थ्योरी दी है, उसमें बुद्धि क्या है, यानी इंटेलिजेंट जो है वो क्या है। तो पहला है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर से होती है, यानी हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो बुद्धि है वो क्या है, सभी बच्चों में एक समान होती है, यानी हर बच्चे में क्या है, एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। मान के चलिए अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो सबको म्यूजिक में ही इंटरेस्ट होगा, किसी को स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी को जो है डांसिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा होगा, कोई टीचर नहीं बनना चाह रहा होगा, कोई जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा। सिर्फ क्या है, सबको क्या है, एक ही में इंटरेस्ट आ रहा होगा, सब जो है म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में 30 प्रकार की थिंकिंग होगी, 30 प्रकार की बुद्धि पाई जा रही होगी। हर बच्चा, कोई बच्चा मैथ में इंटरेस्ट ले रहा होगा तो कोई साइंस में ले रहा होगा, कोई, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो किसी की हिंदी बहुत अच्छी होगी, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई स्पोर्ट में जाना चाह रहा होगा, कोई डांसिंग करना चाह रहा होगा, कोई नेता बनना चाह रहा होगा। तो हर बच्चे की इंटरेस्ट अलग अलग होगा, हर बच्चे की थिंकिंग, हर बच्चे की बुद्धि जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया सभी की एक समान होती है, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट आपकी जो आईक्यू है वो आपकी हेरिडिटी से निर्धारित होती है, ठीक है। जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि जन्म से फिक्स नहीं होती कि आपकी बुद्धि इतनी ही रहेगी। वो टाइम के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, जो आप एफर्ट डालते हो, मेहनत करते हो, समय दे रहे हो, उससे आपकी बुद्धि में भी परिवर्तन हो रहा होता है, आपकी समझ बेहतर हो रही होती है। क्योंकि आप 10 साल पहले जितनी आपकी समझ थी, तो क्या आज भी आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही है? नहीं है। आप कल से 10 साल के, मतलब 10 साल पहले से आज आप बेहतर हुए हो, तो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, यानी जो बुद्धि की समझ है, ये क्या है, बेहतर हो रही होती है। इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसकी समझ बेहतर होती जाती है, उसका अनुभव बेहतर होता जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि जन्म से निर्धारित होती है कि बुद्धि लब्धि आपकी इतनी ही रहेगी, ठीक है। जो आपका बुद्धि है वो इतनी ही रहने वाली है, आपको इससे ज़्यादा ग्रो आपका नहीं होगा। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आप समय दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी समझ बेहतर होगी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन, कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के जो हैं विभिन्न स्तर होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि बुद्धि एक प्रकार की, कोई एक आइडेंटिटी नहीं होती है, बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है। किसी बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो किसी को साइंस में आ रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा तो कोई नेता बनना चाह रहा होगा। हर बच्चे में क्या है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जा रही होगी। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसमें आंसर होगा 4 ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है सीटेट में, घुमाने के लिए, कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, ठीक है। तो क्या टीचिंग मेथड जो है वो 8 प्रकार का ही होना चाहिए? तो हार्वर्ड गार्डनर ने अब आपको आंसर क्या देना है, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि जरूर बताई, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि टीचिंग मेथड आप 8 प्रकार का ही प्रयोग करेंगे। आप 800 प्रकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप कर पा रहे हैं। आप 8 प्रकार का प्रयोग करिए, आप 80 प्रकार का प्रयोग करिए, आप 100 प्रकार का करिए, आप 10 प्रकार का प्रयोग कर पाए तो करिए। आप जैसे भी मेथड, जितने प्रकार के आप प्रयोग कर सकते हैं क्लासरूम में, आप करिए। क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने ये नहीं कहा कि बुद्धि 8 प्रकार की है तो आप 8 प्रकार के ही टीचिंग मेथड जो है क्लासरूम में अप्लाई करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, घुमाने के लिए क्वेश्चन जो है
कन्फ्यूजन क्रिएट हो, इसके लिए क्वेश्चन जो है पूछ लेता है सीटेट कभी कभी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की है, तो क्या जो है टीचिंग मेथड भी 8 प्रकार के ही होने चाहिए, ये स्टेटमेंट किसने दिया? यानी कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, तो टीचिंग मेथड जो है वो 8 प्रकार के ही होने चाहिए, ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो हर लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 8 प्रकार की ही बुद्धि बताई। तो 8 प्रकार की जब बुद्धि होगी तो 8 प्रकार के टीचिंग मेथड हो जाएंगे। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई बट 8 प्रकार के मेथड इन्होंने नहीं बताए। इन्होंने कहा कि आप 800 प्रकार के मेथड प्रयोग कर सकते हैं, आप 50 प्रकार के मेथड प्रयोग कर सकते हैं, आप 2 प्रयोग कर सकते हैं, आप 10 प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भी बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। पहला है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। अब तर्क जो दिया गया, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो इसमें आंसर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? तो जो तर्क दिया गया वो तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि क्या है, भाषा विकास में यानी विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं, यानी बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है उसमें विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है, यानी विद्यालय कैसा माहौल है विद्यालय का, उसकी कोई भूमिका उसमें नहीं हो रही है। बच्चे के जो जैविक यानी हेरिडिटी जो है उससे बच्चा परिपक्व हो जाएगा, उससे वो सीख लेगा। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपको इन्वायरमेंट से ही सीखने को मिलती है। विद्यालय का कैसा माहौल है, विद्यालय में लोग कैसे बोल रहे हैं, बच्चे कैसे आपस में बात कर रहे हैं, टीचर कैसे बात करता है, ये भी बच्चे की लैंग्वेज को प्रभावित कर रहा होता है। लेकिन ये कह रहा है इसमें जो है लैंग्वेज को प्रभावित नहीं करता है, यानी इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तर्क जो है वो गलत है। अब जो रीजन दिया यानी आदर्शन जो है वो समझ लेते हैं। यानी अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को जो है सृजन पर बल देता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लासरूम अगर अट्रैक्टिव बनानी है, सामाजिक रचनावादी जो सिद्धांत होते हैं कि क्लासरूम सहज और सुगम बन पाए, उसके लिए जो है समृद्ध परिवेश सृजित किया जाता है, जिसको कहते हैं बाला, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसका मतलब होता है कि क्लासरूम को ऐसे प्लान किया जाता है, ऐसे डेकोरेट किया जाता है कि बच्चा जो है जिस भी दीवार की तरफ देखे वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, यानी कुछ ना कुछ वो सीखता रहे। दीवालों पर एक तरफ ABCD लिखा होगा, बड़े इंटरेस्टिंग वे में चित्र भी बनाए हुए होंगे, एक तरफ छोटा बड़ा भी लिखा होगा, यानी बच्चे के स्तर के अनुसार जो है उस पर लिखा हुआ होता है। ऐसे दीवारें जो हैं वो डेकोरेट की जाती हैं कि बच्चा अगर आसपास कुछ देख भी रहा, मान के चलिए अगर उसको बुक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बुक से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है उस टाइम, तो अगर वो दीवालों की तरफ भी देख रहा है तो भी अच्छे से समझ रहा है चीज़ों को, तो भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर वो विद्यालय जा रहा है, अगर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी वो 1 2 3 4 5 जो है पढ़ता जा रहा है। तो ऐसे जो है 1 to 5 में विद्यालय जो हैं बनाए जाते हैं, ऐसे जो हैं सृजित किए जाते हैं। तो इसमें जो है आपका आदर्शन वो तो सही हो जाएगा, क्योंकि सहज सुगम जो है लर्निंग होगी, क्योंकि जो है बच्चा नॉर्मल तरीके से अगर वो सीढ़ियों पे भी चढ़ रहा है तो भी वो पढ़ता हुआ जा रहा है। अगर वो फ्री टाइम मान के चलिए विद्यालय क्लास में बैठा हुआ है, तो भी वो दीवालों की तरफ देख करके ABCD पढ़ रहा है, तो उसकी लर्निंग बेहतर हो रही होती है। इसको यानी कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बाला जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड है, ध्यान रखिएगा, यानी प्रिंट समृद्ध जो है परिवेश इसको कहते हैं। ठीक है, तो आदर्शन तो सही है, लेकिन जो तर्क दिया गया वो तो गलत हो गया। अब इसमें आंसर कौन सा होगा? यानी A सही है और R दोनों सही हैं। R जो है A की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। A और R दोनों सही है, लेकिन R जो है A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो A जो है R जो है वो गलत है, सही तो है ही नहीं। तो A सही है लेकिन R गलत है, बिल्कुल सही बात। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि A तो सही था बट R क्या हो गया, वो गलत हो गया, इस वजह से आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्योंकि परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट विद्यालय के परिवेश को भी प्रभावित करती है। यानी कि विद्यालय यानी स्कूल का कैसा माहौल है, वहाँ पे कैसी लैंग्वेज बोली जा रही है,
अब मान के चलिए आप ऐसे समझिए जैसे कि कुछ स्कूल होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे स्कूल हैं आज की डेट में जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम होते हैं। तो जो विद्यालय इंग्लिश मीडियम है, अब बच्चा वहाँ पे जा रहा है तो उसकी लैंग्वेज प्रभावित हो रही है क्योंकि स्कूल में तो इंग्लिश में बोला जा रहा है। अब बच्चे जो है बच्चे की इन्वायरमेंट में तो हिंदी बोली जा रही थी, अब विद्यालय में इंग्लिश बोली जा रही है, तो वो स्कूल जब जाएगा तो वहाँ की लर्निंग उसको प्रभावित करेगी। अब वो धीरे 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 क्या है इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। तो अगर विद्यालय का परिवेश है यानी जो इन्वायरमेंट है, अगर बच्चे की लर्निंग को प्रभावित ना कर रहा होता तो बच्चा इंग्लिश कैसे सीख पाता। ठीक है, तो विद्यालय की जो लैंग्वेज है, विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि घर के बाद बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम जो है विद्यालय में बिताता है, और विद्यालय के बाद सबसे ज़्यादा बच्चा जो घर में टाइम देता है। तो विद्यालय का कैसा इन्वायरमेंट है बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां जो है नर्म और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन डैश डैश को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो लड़के हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां जो है वो नर्म होती हैं, संवेदनशील होती हैं, यानी कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो ये जो है किसको बढ़ावा दे रहा है? पहला है जेंडर समानता को, या फिर जेंडर समता को यानी इक्विटी को, या फिर जेंडर सशक्तिकरण को, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो जेंडर समानता की तो बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि लड़के जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां जो हैं वो संवेदनशील होती हैं, नर्म होती हैं यानी सॉफ्ट होती हैं। तो ये कहीं बुक में या फिर कहीं पे तो नहीं लिखा है कि लड़के ही स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां जो है मतलब नर्म होती हैं, मतलब सॉफ्ट होती हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लड़के भी कभी कभी आपने देखा होगा कि लड़के भी बहुत रो रहे होते हैं। तो ये जो है ये आप नहीं कह सकते कि लड़के जो हैं वो सॉफ्ट मतलब कठोर होते हैं और लड़कियां जो है वो नर्म होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समानता की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष को जो है कंपेयर किया जा रहा है, एक पक्ष की तुलना की जा रही है। जेंडर समानता भी नहीं है, जेंडर सशक्तिकरण भी नहीं है क्या, जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है। क्योंकि क्या है, व्यक्ति में ये धारणा बनी है कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां जो है वो नर्म होती हैं, संवेदनशील होती हैं। ये कहीं बुक में तो नहीं लिखा कि लड़के ही स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां भी स्ट्रांग हो सकती हैं। लड़कियां जो है वो नर्म होती, लड़के भी नर्म हो सकते हैं, वो सॉफ्ट दिल के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब सदियों से बनी आ रही परंपराएं हैं, दिमाग मतलब समाज में जो धारणाएं बनी हुई हैं कि लड़कियां जो है वो घर का काम करेंगी, लड़के जो है बाहर का काम करेंगे। लेट नाइट लड़कियां घर नहीं आ सकती, बाहर घूमने नहीं जा सकती। लड़के जो है लेट नाइट घर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़के जो है हंस सकते हैं, बोल सकते हैं कहीं भी, पर लड़कियां जो हैं उनको हंसने का भी अधिकार नहीं है कि वो लाउड हंस भी नहीं सकती। तो ये सारी जो धारणाएं हैं ये कहाँ से बनी है, समाज ने बनाई। ये कहीं बुक में किसी संस्था ने जो है इसको नहीं प्रदर्शित किया कि हाँ ये सारे रूल जो है फॉलो करने हैं। ये सारे हमारे समाज ने निर्धारित कर दिए, हमारे घर के आसपास के लोग जो हैं उन्होंने निर्धारित किया कि हाँ लड़कियों को ये काम नहीं करने चाहिए, लड़कियों को ये काम करने चाहिए, लड़कों को ये काम करने चाहिए। तो ये सब समाज ने निर्धारित किया। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है। ठीक है, आंसर होगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको आप संबोधित नहीं करना चाहिए। आंसर को क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां जो है प्रस्तुत करें, या फिर उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर दें, या फिर उन्हें बहुविध तरीके से काम में शामिल होने के अवसर दें, या फिर उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण यानी कि लेबलिंग करोगे या फिर पृथक्करण जो है करोगे। तो कौन सा नहीं करना है वो आपको आंसर देना है। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चे में हैं यानी क्लासरूम में अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं बनी हुई हैं तो आप उनको नामीकरण नहीं करोगे, यानी कि आप उनको लेबल नहीं करोगे कि हाँ बच्चे गिफ्टेड बच्चे एक ग्रुप में, डम बच्चे एक ग्रुप में, सामान्य बच्चे जनरल बच्चे एक ग्रुप में, जिनको देखने में प्रॉब्लम है वो एक ग्रुप में, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है वो एक ग्रुप में। आप ग्रुप में डिवाइड नहीं करोगे, आप बच्चों को लेबल नहीं करोगे, हाँ फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे है, बच्चों को आप पृथक्करण नहीं करोगे। ठीक है, बच्चों को आप इंक्लूड करोगे, जैसा भी बच्चा है आप उसको इंक्लूड करोगे, उसकी नीड के अनुसार आप उसकी मदद करोगे। ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो यही कहता है कि बच्चा जैसा भी है
आप उसको इंक्लूड करोगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है आप उनको संबोधित नहीं करोगे, यही होगा। आप उनको नामीकरण नहीं कर सकते, लेबल नहीं कर सकते, पृथक्करण नहीं कर सकते, यानी अलग थलग आप उनको नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है जो बहुविध तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करना, ये तो सही है क्योंकि विभिन्नता बनी हुई है। अगर आप बहुत प्रकार से जानकारियां प्रस्तुत कर रहे हो तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, बच्चा चीज़ों को समझ पाएगा। बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देना, ये भी सही होगा क्योंकि क्लासरूम में विभिन्नताएं हैं तो हर बच्चा अलग अलग प्रकार से करने की कोशिश करेगा। आप जो है अवसर दे रहे हो, ये अच्छी बात है। ठीक है। और अब जो है अगला थर्ड है, उन्हें बहुविध तरीकों से काम करने में शामिल होने के अवसर, ये भी सही है। यानी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये तो पॉजिटिव थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा है निगेटिव, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं ना होता तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, यानी असेसमेंट करने का रीजन क्या है, आखिर क्यों किया जाता है असेसमेंट। तो पहला है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, इसलिए जो है आकलन होता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि बच्चों में भय पैदा हो रहा है इसलिए आप आकलन कर रहे हो। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की जो है पहचान करना, बिल्कुल सही बात है कि असेसमेंट इसलिए होता है कि बच्चों में क्या जो है अच्छी बात है, क्या बच्चे में जो है कुछ खास है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी भी होती है। ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति जो है सब कुछ नहीं जानता, पर हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ वो जान रहा होता है। तो बच्चे की जो खूबियां हैं, यानी बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, किस में वो गिफ्टेड है, कौन सा क्षेत्र में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, और कहाँ पे बच्चे को चुनौतियाँ महसूस हो रही, कहाँ पे बच्चे को मतलब दिक्कत महसूस हो रही है, लर्निंग उसकी बेहतर नहीं हो पा रही, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, कैसे वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा या फिर कनेक्ट कर पा रहा, कौन से उसके सब्जेक्ट बेहतर है, कौन से सब्जेक्ट बेहतर नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको कहाँ से पता चलता है, एनालिसिस से पता चल रहा होता है, यानी असेसमेंट से पता चल रहा होता है, आकलन से पता चल रहा होता है। तो जो आकलन होता है इसमें बच्चे के बारे में भी आपको पता चलता है, बच्चों के साथ साथ आपको टीचर के भी बारे में पता चल रहा होता है कि टीचर जो है वो कैसी एक्टिविटी प्लान कर रहा है, कि बच्चा चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं, टीचर जो है बच्चे की लैंग्वेज को इंक्लूड कर पा रहा है कि नहीं, टीचर कैसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है कि बच्चा जो है चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं। तो बच्चे के साथ साथ टीचर का भी जो है असेसमेंट हो रहा होता है, टीचर के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही होती है। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। अगला है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना, ये नहीं होगा। श्रेणी देना, यानी आप श्रेणियों में डिवाइड कर रहे हो कि फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, वर्गीकृत करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। भय पैदा करना, ये भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे, यानी बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आप चाहते हैं कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा जो है कौशल विकसित करेंगे। पहला है अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन जो होता है इसको कहते हैं कन्वर्जन थिंकिंग। तो कन्वर्जन थिंकिंग में क्या होता है, बच्चे में कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, इसका फिक्स आंसर होता है, इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बच्चा जो है तर्क वितर्क करने की क्षमता बच्चे में नहीं होती है, इसमें फिक्स आंसर होता है, एक फिक्स आंसर देना होता है। तो ये नहीं होगा। स्वचिंतन, प्रतिबिंबम, या फिर कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे को रोट मेमोराइजेशन आपको नहीं कराना। निष्क्रिय अनुसरण, ये भी नहीं होगा कि बच्चा निष्क्रिय रूप से अगर चीज़ों को सुन रहा है, समझ रहा है, अगर मतलब निष्क्रिय रूप से बैठ करके क्लासरूम में चीज़ों को सुन रहा है, हो सकता है आधी बात सुन रहा हो, आधी बात भी ना सुन पा रहा हो, तो इसमें क्या है बच्चे में जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। लेकिन स्वचिंतन, बच्चा खुद से एनालिसिस कर रहा है, खुद से चीज़ों को समझ रहा है, खुद से जो है वो हर चीज़ को कनेक्ट कर रहा है कि, और खुद से जो है अपना एनालिसिस कर पा रहा है कि कहाँ पे मेरे द्वारा दिक्कत हो रही है, कहाँ पे टीचर की हम बात कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। अगर बच्चा खुद से समझ रहा है, खुद से वो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, तो बच्चे में क्या है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन जो है वो डेवलप होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि स्व आकलन से बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, जहाँ पर दिमाग का प्रयोग हो रहा होगा
वहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन जो है वो बेहतर हो रहा होगा। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगर यहाँ पे अभिसारी चिंतन ना होकर के यानी डाइवर्जन थिंकिंग ना होकर के यानी कन्वर्जन थिंकिंग ना होकर के डाइवर्जन थिंकिंग होती तो आपका ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि क्लोज एंडेड यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन में होता है बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप नहीं होती है, इसका एक फिक्स आंसर होता है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक फिक्स आंसर नहीं होता, बच्चे को हर पक्ष के बारे में सोचने समझने की क्षमता जो है वो डेवलप हो रही होती है। बच्चा तर्क वितर्क करता है, क्योंकि उसका एक आंसर नहीं होता है, इसलिए बच्चे को क्या है अपना दिमाग लगा करके आंसर फिक्स देना पड़ता है। तो उसमें क्या है जो है समालोचनात्मक चिंतन डेवलप होगा, लेकिन अभिसारी चिंतन में समालोचनात्मक चिंतन डेवलप नहीं होता है। ठीक है, आंसर होगा इसमें सेकंड ऑप्शन। यानी कि अगर डाइवर्जन थिंकिंग होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन डाइवर्जन थिंकिंग ना होकर के कन्वर्जनल थिंकिंग है जो कि संकुचित होता है, इसमें बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आज। कल हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी कल हम लोग 16 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। तो कल कल यानी कल की क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे, यानी 3 बजे की कल की क्लास में आपको यहीं से आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।